हेलो दोस्तों, आज से हम एक नई मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसकी कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि रूथलेस हिंसा के सामने इंसान कितना कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बहुत ढेर सारी लाशें जल रही होती हैं और वहाँ एक आदमी डर से कांपते हुए बोल रहा होता है, चले जाओ यहाँ से, मुझसे दूर रहो, मुझे जाने दो। लेकिन एक आदमी अपनी तलवार को दीवार में रगड़ते हुए उसकी ओर बढ़ रहा होता है। तब जो आदमी जमीन पर गिरा होता है वो अपने कोट से गन निकालता है और उस सामने वाले पे फायर कर देता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मर जा कमीने मॉन्स्टर। लेकिन उसकी एक भी गोली उस मॉन्स्टर को नहीं लगती है और वो अपने हथियार से उसके ऊपर हमला कर देता है और एक फाइनल हिट करके उसे बीच में से काट देता है। उसके बाद खून की छींटे उसके चेहरे पे आ जाती हैं, जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, हाँ मैं इसी के बारे में बात कर रहा था और अब मैं आखिरी हूँ। लेकिन ये सब एक छोटा बच्चा दरवाजे के पीछे से देख लेता है। फिर हमें बताया जाता है उस दिन उस आग में सैकड़ों लोग मारे गए थे, मैं वहीं था और वो मॉन्स्टर भी वहीं था। मेरी आंखों के सामने ही मेरे पेरेंट्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसे देखकर वो बच्चा जोर जोर से मॉम डैड चिल्लाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 साल बाद एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का फोन में कुछ देख रहा होता है। एक भयानक घटना घटी जिसमें 231 विक्टिम मारे गए। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला है कि ये सब खराब सेफ्टी मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। फिर हमें बताया जाता है हालांकि लोगों को सच्चाई नहीं पता, जो 10 साल पहले हुआ था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये सब उस पागल किलर ने किया था। इसके बाद फोन में से रिपोर्टर कहती है, इसके बावजूद ऐसी अफवाहें फैलाई गई हैं कि ये एक कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक मर्डर केस है। तभी उस लड़के को उसके साइड वाले छत से आवाज़ आती है। जब वो वहां जाकर देखता है तो वहां 3 लड़के एक अकेले लड़के को bully कर रहे होते हैं। उन तीनों में से पीले बाल वाला लड़का उस अकेले लड़के से कहता है, तुझे क्या लगता है तेरे बस एक माफ़ी मांगने से काम चल जाएगा? फिर वो अकेला लड़का डरते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब वो मोटा लड़का कहता है, तू और तेरी माफ़ी। उसके बाद उनमें से एक मोटा लड़का उसे धक्का देते हुए बोलता है, तू पागल हो गया है। फिर भी वो अकेला लड़का उन सबसे माफ़ी मांग रहा होता है। फिर वो तीनों लड़के मिलकर उसे मारने लगते हैं और कहते हैं, अगर तुझे सच में माफ़ी मांगनी है तो हमें चुपचाप अपने पैसे दे दे। फिर उनमें से पीले बाल वाला लड़का पीछे जाते हुए अपना सिगरेट जलाने लगता है। उसके बाद वो अपने साथियों से कहता है, आराम से, नहीं तो ये कमीना यहीं पर मर जाएगा। फिर वहाँ लाल बाल वाला लड़का आ जाता है और पीले बाल वाले लड़के के हाथ को पकड़ कर कहता है, बस बहुत हुआ, वो समझ चुका है, उसे अब जाने दो। फिर पीले बाल वाला कहता है, क्या, और अब तू कौन है और मेरा हाथ छोड़। लेकिन वो उसके हाथ को नहीं छोड़ता और अपनी उंगली से उसके हाथ को दबाने लगता है, जिससे पीले बाल वाले लड़के को बहुत दर्द होता है। उसके बाद पीले बाल वाला लड़का एक हाथ से उसे पंच मारने जाता है, लेकिन उल्टा उसी के चेहरे पे एक जोरदार पंच पड़ता है, जिसके बाद वो जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद उसके दोनों दोस्त उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन दोनों ही एक एक पंच में गिर जाते हैं। ये सब देखकर वो अकेला लड़का कहता है, तुम्हारा धन्यवाद, तुम सच में बहुत ही अमेजिंग हो। तुम वही लड़के हो ना जो पिछले हफ्ते ही अपने स्कूल में ट्रांसफ़र होकर आया है। तब वो लाल बाल वाला लड़का कहता है, चल अब यहाँ से निकल, मुझे तुझसे कोई काम नहीं है, तू भी मुझसे लड़ना चाहता है। ये सुनकर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। तभी पीले बाल वाले लड़के को होश आ जाता है और वो अपने पास से चाकू निकाल कर उस लाल बाल वाले लड़के के ऊपर हमला कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, मर जा कमीने, और चाकू मार देता है। तभी जमीन पर खून गिरने लगता है और ये देखकर पीले बाल वाला लड़का घबरा जाता है और सोचने लगता है, अरे ये क्या हो गया, मैं तो बस इसे डराना चाहता था, मैंने तो इसे सच में चाकू मार दिया। तभी वो नीचे देखता है कि उसने चाकू अपने हाथ से रोक लिया है। हालांकि वो चाकू उसके हाथ में बहुत अंदर तक घुस चुका होता है। वो अभी इसे देखकर हैरान हो ही रहा होता है, तभी वो लाल बाल वाला लड़का उसे एक और जोरदार पंच मारता है, जिससे वो वहीं दोबारा बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो लड़का अपने हाथ से चाकू निकालता है और उसकी चोट वहीं पर तुरंत ठीक हो जाती है। फिर वो पीले बाल वाले लड़के का लाइटर उठाता है और उससे देखते हुए मन में सोचता है, ये उसी डिजाइन का लाइटर है जिसका इस्तेमाल उस हत्यारे ने आग लगाने के लिए की थी। फिर वो उस लाइटर को लेकर वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसके एक अपार्टमेंट में एक स्टैचू होता है जिसके चेहरे पे हत्यारे का स्केच बना होता है।
जिस पर कई सारे चाकुओं के निशान लगे होते हैं। फिर एक फैमिली फोटो दिखाई जाती है जो उस लड़के की फैमिली की होती है। वो उसी कमरे में एक चेयर पे बैठा होता है और कहता है हो गया। फिर 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ उस आग में जलकर राख हो गया सिवाय इस फोटो के, जिसे मैंने बहुत मुश्किल से ठीक किया है। उस दिन से आज तक मेरा सिर्फ एक ही गोल है, उस हत्यारे को अपने हाथों से मारना जिसने मेरे पेरेंट्स को मुझसे छीना। वो अजीब रिकवरी भी इसीलिए हुई ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है उस हत्यारे का नाम जैक है। इसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि उसका मकसद नर भक्षण, और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो एक पागल वैज्ञानिक है जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ये सब करता है। लेकिन इन सब बातों से ये जरूर पता चलता है कि वो कमीना बहुत ताकतवर है। इसके अलावा मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाली जिससे ये साफ है कि मुझे क्या करना है। मुझे ताकतवर बनना है। मुझे इतना ताकतवर बनना है कि मैं उस मॉन्स्टर को मार सकूं। तभी उसके फ़ोन में किसी का मैसेज आता है। जब वो अपने फ़ोन को उठाकर देखता है तो ये मैसेज उस पीले बाल वाले लड़के ने किया होता है। उसने उस मैसेज में कहा होता है कि जल्दी से पहाड़ी के पीछे कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जा, नहीं तो मैं तेरी पूरी स्टूडेंट लाइफ को बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद लाल बाल वाला लड़का हंसते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, ताकतवर बनने का सबसे अच्छा तरीका है एक असली लड़ाई। फिर सीन शिफ्ट होता है और उस पीले बाल वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कहता है हरामजादे, तूने मेरी नाक तोड़ी थी ना, अब देख मैं क्या करता हूँ। फिर वो किसी से बात करते हुए कहता है हाँ, मैंने बिल्कुल वैसा ही मैसेज भेज दिया है जैसा आपने कहा था। फिर वो पीले बाल वाला लड़का पूछता है क्या वो सच में सिर्फ एक मैसेज से आएगा। फिर वो मोटा जवाब देते हुए कहता है हाँ, वो जरूर आएगा। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है और मुझे इससे ये पता चला है कि वो मिडिल स्कूल से वो लड़का 12 बार ट्रांसफ़र हो चुका है और हर बार उसका ट्रांसफ़र सिर्फ लड़ाई की वजह से हुआ है। फिर पीले बाल वाला लड़का कहता है तो उससे क्या। तब मोटा लड़का जवाब देते हुए कहता है तुम्हें पता है उसके ट्रांसफ़र होने का कारण उसके स्कूल वाले नहीं है, वो खुद अपना ट्रांसफ़र बार बार करवा लेता है। फिर पीले बाल वाला लड़का कहता है क्या वो पागल, आखिर में उसने अपना ट्रांसफ़र 12 बार क्यों करवाया होगा। फिर मोटा लड़का जवाब देते हुए कहता है इसके ट्रांसफ़र के पीछे का रीज़न भी बहुत डरावना है, क्योंकि जब वो किसी स्कूल में जाता है और वहाँ कोई उससे फाइट करने के लिए नहीं बचता तो वो अपना ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में करवा लेता है। सीधे सीधे कहें तो उस कमीने को लड़ाई की लत लग चुकी है। ये बाल वाला लड़का कहता है क्या तुम सीरियस हो, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उस हरामजादे से कैसे लड़ोगे। ये सुनकर वो मोटा जोर जोर से हंसने लगता है और गुस्से में कहता है क्या तुझे लगता है वो मुझे हरा देगा। फिर पीले बाल वाला लड़का डरते हुए कहता है नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तब मोटा लड़का जवाब देते हुए कहता है चिंता मत करो। उसके बाद वो अपने जबड़ों से किसी चीज़ को इतनी तेज़ी से थूकता है कि वो पूरे पिलर को ही उड़ा देती है और कहता है मैं उन कचड़ों से अलग हूँ, और वो हवा में स्क्रू और नट बोल्ट फेंक कर उन्हें खाने लगता है और चिल्लाकर कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट होल्डर हूँ। इतनी देर में लाल बाल वाला लड़का भी उस जगह तक पहुँच जाता है और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उन्हें ढूंढने लगता है। फिर वो अपने फ़ोन को निकालता है और एड्रेस को दोबारा मिलाता है और कहता है मैं सही जगह आया हूँ, क्या वो मुझे यहाँ बुलाकर डर से खुद ही भाग गया। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो उस तरफ देखकर दौड़ने लगता है। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ उसके पैर में कुछ टकराता है। जब वो उसे उठाकर देखता है तो वो नट बोल्ट होते हैं जिनके ऊपर खून लगा होता है। फिर वो मन में सोचता है ये खून अभी सूखा नहीं है, लेकिन इस पर खून क्यों लगा है। तभी वो सामने की ओर देखता है तो कॉन्ट्रैक्टर की लाश पड़ी होती है। वो उसे देखकर पीछे हट जाता है और कहता है ये क्या है। अभी वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है तभी उसे किसी और की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि यहाँ पर कोई और भी है। जब लाल बाल वाला लड़का उसकी ओर देखता है तो उसके हाथ में पीले बाल वाले लड़के की गर्दन होती है। थोड़ा पास जाकर देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है और कहता है जैक। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। तब पीले बाल वाला लड़का कॉन्ट्रैक्टर से पूछता है ये क्या है। फिर मोटा कहता है 1 मिनट दो, मुझे समझाने दो। अभी अभी तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक मर्डर के बदले
फिर पीले बाल वाला लड़का कहता है कैसा मर्डर। फिर कॉन्ट्रैक्टर उसे बीच में रोकते हुए कहता है वहाँ कौन है। फिर पीले बाल वाला लड़का कहता है कहाँ। तब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ दरवाजे से पीछे जैक निकलते हुए कहता है मैंने तुम सबको ढूंढ लिया। जैक को देखकर कॉन्ट्रैक्टर डरते हुए कहता है तुम तो किलर जैक हो। फिर जैक कहता है हेलो जूनियर। तब कॉन्ट्रैक्टर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो 10 साल पहले गायब हो गए थे। तब जैक कहता है क्या मैं, लेकिन 10 साल हो चुके हैं तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अभी कॉन्ट्रैक्टर चिल्लाते हुए कहता और मैं भी, और जैक पर अपने टेक्निक से हमला कर देता है, लेकिन जैक उससे पहले उसकी जबड़े को अपने हाथ से पकड़ लेता है जिससे कॉन्ट्रैक्टर का अटैक फेल हो जाता है। तब कॉन्ट्रैक्टर मन में सोचते हुए कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं इसके अटैक को नहीं रोक पाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैक ने कॉन्ट्रैक्टर का सिर काट दिया है। उसके बाद उसके सर से नट बोल्ट जमीन पर गिर जाते हैं। फिर जैक बोलता है मैं एक बार और अपने ताकत को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सब देखकर पीले बाल वाला लड़का वहाँ से भागने लगता है और मन में कहता है ये सब क्या होने लगा यहाँ पर, मैं तो बस यहाँ उस नए ट्रांसफर स्टूडेंट को मजा चखाना चाहता था, लेकिन मैं इन सब में कैसे फंस गया। क्या एक पागल कम था जो ये दूसरा यहाँ आ गया। अभी वो ये सब सोचते हुए भाग ही रहा होता है, तभी जैक उसके सामने आ जाता है और उसके गले को अपने हाथ से पकड़ लेता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है। फिर जैक लाल बाल वाले लड़के से पूछता है क्या तुम तो मेरा नाम जानते हो, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। मुझे 1 मिनट दो, पहले मैं इसके साथ खेल लूं, फिर हम दोनों एक साथ खेलेंगे। फिर लाल बाल वाला लड़का मन में सोचते हुए कहता है वो ये सब कैसे कर सकता है, नहीं वो ये सब कर सकता है, उस रात उसने मेरे पेरेंट्स को मेरे आंखों के सामने ही मार दिया था। फिर जैक कहता है अच्छा ठीक है। उसके बाद वो पीले बाल वाले लड़के को जमीन पर फेंक देता है। इसके बाद लाल बाल वाला लड़का गुस्से में कहता है अगर तू यही चाहता है तो फिर आ कमीने, और ये कहकर उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर जैक कहता है 1 सेकंड रुको, लेकिन जैक ये देखकर चौंक जाता है कि वो उसके ऊपर हमला नहीं करता बल्कि उसके बगल से निकल जाता है और उस पीले बाल वाले लड़के के पास चला जाता है और उसकी सांस चेक करते हुए कहता है इसकी सांसें फूल रही हैं। ये सब देखकर जैक कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद लाल बाल वाला लड़का वहाँ से उठता है और जैक से कहता है उनके साथ खेलने के बजाय मेरे साथ खेल कमीने और उस फाइट कर मुझसे। तब जैक कहता है इसमें तो और मजा आएगा। इसके बाद जैक लड़की के ऊपर अपने हाथों से हमला कर देता है, लेकिन लड़का उसे डॉज कर लेता है। ये देखकर जैक उसके ऊपर और भी कई सारे हमले करता है, लेकिन लड़का उन सबको डॉज कर देता है। तब जैक कहता है तुम्हारी डॉजिंग स्किल तो बहुत अच्छी है, और एक बहुत डेंजरस अटैक करता है, लेकिन लड़का उसे भी बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। इससे जैक का अटैक पीछे दीवार पे लगता है। लड़का अपने मन में सोचते हुए कहता है भले ही मैं कितना भी लचीला हूँ, लेकिन इसकी डेंजरस पावर से मैं नहीं बच पाऊंगा। फिर जैक कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो, आखिर में तुम उनसे बच कैसे रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई फ्यूचर देखने वाली ताकत है। लाल बाल वाला लड़का मन में कहता है नहीं, अगर मेरे पास ऐसी कोई ताकत होती तो और भी अच्छा होता है, लेकिन ये सब मेरे पागलों जैसे रिसर्च के कारण है। मैंने जैक के बारे में बहुत सारी जानकारियां जुटाई जिनसे मुझे 3 वीडियो मिले, जिनमें से पहले और दूसरे वीडियो में नॉर्मली जैक वहां से गुजर रहा था, लेकिन तीसरे वीडियो में जैक उस पुलिस को पीट रहा था जैसे उसने भी सीसीटीवी कैमरे को देख लिया था, जिसकी वजह से उसने अपने ज्यादा मूव्स नहीं दिखाए। लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी था, मैं बस इतने में ही उसके अटैक पैटर्न को समझ गया था। इसके बाद जैक कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं इसे खुद देख लूंगा। फिर लाल बाल वाला लड़का अपने मन में कहता है इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस मुझे अपने पैरों पर ध्यान देना और फिर सही टाइम पे डॉज करना है। तभी जैक एक अटैक करता है, लेकिन इस बार लड़का उसे डॉज नहीं कर पाता, जिससे उसे एक जोरदार पंच पड़ता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो पीछे वाली दीवार में जाकर टकरा जाता है। तब जैक कहता है क्या तुम इसे डॉज नहीं कर पाए, मुझे माफ करना, शायद ये कुछ ज्यादा ही तेज था। फिर लाल बाल वाला लड़का अपने मन में कहता है ये इसकी मुझे उम्मीद तो थी, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि ये इतना तेज होगा, मैं सांस नहीं ले पा रहा। फिर जैक कहता है मुझे लगा तुम इसे भी डॉज कर लोगे। अच्छा ठीक है, तुम लेट जाओ और थोड़ा आराम कर लो, इससे तुम्हारी लंग्स के आसपास की हड्डियां और अतड़ियां भी टूट चुकी होंगी। तब लाल बाल वाला लड़का कहता है अच्छा बातें बंद करो, और कांपते हुए उठ जाता है और कहता है अभी हमें और भी फाइट करना है। इसे देखकर जैक हैरान हो जाता है और कहता है बहुत बढ़िया, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन ये थोड़ा अजीब है,
भले ही तुम इसे ना डॉज कर पाए, लेकिन इसके पहले ऐसा लग रहा था कि तुम्हें मेरे अटैक की टाइमिंग पता है। फिर इसके अगले ही सेकंड जैक उसके पीछे आ जाता है और कहता है, आखिर तुम्हारी पहचान क्या है? लेकिन लड़का इसका कोई जवाब नहीं देता और उसके ऊपर उल्टा हमला कर देता है। जैक इसे डॉज कर लेता और अगले सेकंड उससे दूर खड़ा होता है। फिर जैक कहता है, और तो और तुम्हें मेरा नाम भी पता है, आखिर में तुम हो कौन? कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी एक? अभी लड़का उसका जवाब देते हुए कहता है, नहीं, हम एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हैं, 10 साल पहले। फिर जैक बोलता है, ग्रैंड टावर, लेकिन वहाँ हम एक दूसरे से कब मिले होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर जैक मन में सोचने लगता है और कहता है, अगर 10 साल पहले की बात है तो तब तुम एक बच्चे रहे होगे। फिर जैक कहता है, अरे हाँ, मुझे याद आया, वहाँ एक लड़का था जो अपने पेरेंट्स के लाश के सामने खड़ा था। वो लड़का गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अब तुझे याद आया? तब जैक कहता है, तुम तो बहुत बड़े हो चुके हो और अब मुझे समझ आया तुम इतने गुस्से में क्यों थे। इस दौरान लड़का जैक पर हमले पे हमले किए जा रहा था। जैक उन सबको डॉज करते हुए कहता है, तो तुम ये सब बदले के लिए कर रहे हो, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है, अगर तुम ऐसे ही हवा में अटैक करते रहोगे तो तुम अपना बदला कैसे लोगे? तब लड़का कहता है, वो तो समय ही बताएगा कमीने। तभी जैक के गर्दन पे एक कट लग जाती है। तब जैक कहता है, कैसे? आखिर ये कैसे हुआ? जहाँ तक मुझे लगता है मैंने हमारे बीच में दूरी बनाए रखा था। अभी लाल बाल वाले लड़के के हाथ में चाकू होता है, जिसे देखकर जैक कहता है, तो तुम शुरुआत से ही इसकी तैयारी कर रहे थे। इसके बाद जैक एक जोरदार हमला करता है, जिससे लड़का उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तब जैक कहता है, ये सब सच में मजेदार है, हालांकि तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी खड़े होने की ताकत है। मुझे लगता है तुम्हारे पास सुपर रीजनरेशन की एबिलिटी है। हाँ, मैं सही हूँ, क्योंकि उस रात मैंने तुम्हें अपनी तलवार से 2 टुकड़े में काट दिया था, लेकिन तुम फिर भी बच गए। उसके बाद जैक हंसते हुए कहता है, अब तो तुम्हारे साथ लड़ने में और भी मजा आएगा। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तो गैस, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैक को भी पता चल जाता है कि लड़के के पास रीजनरेशन की ताकत है। इसके बाद लड़का कहता है कि अपने मन में क्या बात कर रहा है। फिर जैक कहता है, हालांकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों को मारा है, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास सुपर रीजनरेशन की एबिलिटी थी। तो मेरे कुछ सवाल है। फिर लाल बाल वाला लड़का अपने मन में कहता है, मेरी रीजनरेशन की स्पीड कम हो रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। तब जैक पूछता है, क्या तुम अपने कटे हुए बॉडी पार्ट्स को दोबारा उगा सकते हो? लो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तब लड़का कहता है, क्या? ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, मैं अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को दोबारा नहीं उगा सकता। लेकिन तब तक जैक अपने तलवार से उस लड़के के पैर पे हमला कर देता है, जिससे उसका एक पैर कट जाता है, जिससे उस लड़के को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यहाँ तक वो अपने पैर को पकड़कर रोने लगता है। फिर जैक कहता है, नाइस शॉट, और पूछता है, क्या ये दोबारा नहीं होगा? लेकिन फिर तुम 10 साल पहले जिंदा कैसे बच गए? खैर, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा देखभाल नहीं कर सकता। उसके बाद जैक एक गैसोलीन की कैप को खोलता है और चारों तरफ गिराते हुए कहने लगता है, ये बिल्कुल तुम्हारे जन्मदिन पर मोमबत्तियां जलाने जैसा होगा, जैसे लोग अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए मोमबत्तियां जलाते हैं। चलो हम तुम्हारे मरण दिवस को यादगार बनाते हैं। उसके बाद लाइटर को अपने हाथ में लेकर जलाने लगता है और कहता है, आओ अब जश्न मनाते हैं। इसे सुनकर लाल बाल वाला लड़का कहता है, तू पागल है कमीने। इसके बाद जैक लाइटर को जलाने लगता है, लेकिन वो लाइटर नहीं जलता। तब जैक कहता है, क्या ये टूट गया इसलिए नहीं काम कर रहा? तभी वो लाइटर को एक बार और जलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लाइटर में से कोई रेड लिक्विड निकलती है और उसके मुंह पे लग जाती है, जिससे जैक का चेहरा जल जाता है और वो चिल्लाने लगता है। तब लाल बाल वाला लड़का अपने मन में कहता है, मेरा प्लान काम कर गया। जब मैं जैक के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि जैक हर जगह आग लगा देता है जब वो वहाँ के सभी लोगों को मार देता है, और हर बार आग लगाने के लिए एक लिमिटेड एडिशन का लाइटर यूज करता है, जो पिछले 20 सालों से बनना बंद हो गया है। लेकिन मेरा नसीब अच्छा था, क्योंकि मुझे कुछ टाइम पहले मुझे सेम उसी मॉडल का एक लाइटर मिल गया,
और मैंने उस पर बहुत मेहनत से काम की। उसमें एक बहुत खतरनाक केमिकल डाल दिया जिसके 1 ग्राम से ही इतना दर्द होता है कि कोई साधारण इंसान मर जाएगा। तो जैक, तुम्हें अब तक तो पता चल ही गया होगा कि शुरुआत से ही मेरा गोल तुम्हारे गर्दन पर अटैक करना नहीं था। मैं तो बस इस लाइटर को तुम्हारे पॉकेट में रखना चाहता था। इसे सुनकर जैक गुस्से में कहता है, मैं अब तक तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा था क्योंकि तुम मुझे एक मज़ेदार बच्चे लग रहे थे, लेकिन तुमने मेरा पूरा सेलिब्रेशन का मूड ख़राब कर दिया। अब मैं तुम्हारे सभी बॉडी पार्ट्स को उसी तरह काट दूंगा जिस तरह तुम्हारे पैरों को काटा था। और बात रही इस जहर की, तो मैं इसे पहले भी कई बार झेल चुका हूँ। फिर वो लड़के को काटने के लिए उसकी ओर देखता है तो वो लड़का वहाँ नहीं होता। ये देखकर जैक चौंक जाता है और कहता है, वो कहाँ गया? वो लड़का तो चल भी नहीं सकता। तभी वो लड़का अचानक से ठीक उसके पीछे आ जाता है। जब तक जैक कुछ कर पाता तब तक वो एक तलवार से जैक का सर काट देता है। फिर लाल बाल वाला लड़का कहता है, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं कुछ जान पाया कि मेरे बॉडी पार्ट जो कट जाते हैं वो दोबारा नहीं उगते, लेकिन कटे हुए बॉडी पार्ट दोबारा जुड़ जरूर जाते हैं। उसके बाद वो लड़का जैक के बॉडी के पास बैठ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, फाइनली ये सब खत्म हुआ। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, देखो मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता अब तक मैं मरा हूँ। इसे सुनकर लड़का चौंक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है तो जैक का सर बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए बाय बाय। इसकी शुरुआत में जैक लड़के से कहता है, मुझे नहीं पता लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसके बाद लड़का जैक के सर को उठाकर कहता है, क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है? जल्दी से बता मुझे अब तक तू जिंदा क्यों है? तब जैक कहता है, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मेरा सर जिंदगी में पहली बार कटा है। वैसे भी ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है क्योंकि जब तुम्हारा पैर कट कर वापस जुड़ सकता है तो मैं जिंदा क्यों नहीं रह सकता। उसके बाद लड़का जैक के सर को जमीन पर पटक देता और कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हो, मैं तुम्हें तब तक काटूंगा जब तक तुम मर नहीं जाती। और ब्लेड से हमला कर देता है। लेकिन तभी जैक कहता है, क्या तुम अपना बदला नहीं लोगे? ये सुनकर लड़का रुक जाता है और पूछता है, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? तब जैक कहता है, क्या तुम सच में नहीं जानते या सिर्फ ना जानने का नाटक कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें समझाऊं तो सुनो, जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा वो मैं नहीं था। ये सुनकर लड़का चौंक जाता है और हंसने लगता है। फिर जैक के सर को दोबारा पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, क्या तू मरने से इतना डर गया है जो ये सब बकवास कर रहा है? तब जैक कहता है, मरने से कौन डर रहा है, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। 10 साल पहले उस रात मैंने तुम्हारे शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया था और जो कोई भी वहाँ था मैंने उन सबको भी काट दिया था। लेकिन उन बॉडीज का क्या जिन्हें मैंने तुम्हारे सामने रखा था, क्या उन पर कोई कट था? तब लड़का चिल्ला कर बोलता है, ये सब बकवास बंद कर, तुझे क्या लगता है मैं तेरे ऊपर भरोसा करूंगा? अभी वो दोनों बात कर ही रहे होते तभी पीले बाल वाले लड़के को होश आने लगता है। तब जैक कहता है, अरे मैं उस फ्रेंड को पूरी तरह से मार नहीं पाया। फिर लाल बाल वाले लड़के से कहता है, क्या होगा अगर वो उठ गया? फिर वो हमें देख लेगा जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कैसा रहेगा अगर तुम उस लड़के को मार दो? लाल बाल वाला लड़का कहता है, चुप हो जा कमीने। और सीन शिफ्ट होता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पीले बाल वाला लड़का एक डेस्क पर बैठा होता है और सोच रहा होता है वो कोई सपना नहीं था। तभी वहाँ 2 लड़के आ जाते हैं और कहते हैं, संगुन तुम क्या कर रहे हो? चलो सिगरेट पीने चलते हैं। तब संगुन, जो उस पीले बाल वाले लड़के का नाम है, वो उनकी तरफ देखता है। तब उनमें से एक लड़का कहता है, तुमने सच में उस कमीने ट्रांसफर स्टूडेंट का अच्छे से ध्यान रखा? वो लगभग 3 दिन हो गए लेकिन वो अब तक स्कूल नहीं आया। लेकिन ये सब सुनकर संगुन बहुत डर जाता है और उसे पसीना आ रहा होता है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं। तब वो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर ही होता है और उसके सामने कॉन्ट्रैक्टर की लाश होती है। उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है और अपना फोन निकालते हुए कहता है, मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। लेकिन अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैंने उस ट्रांसफर स्टूडेंट को भी यहाँ बुलाया था और अब मैं अंदर जाकर चेक नहीं करने वाला कि वो जिंदा है या मर गया है। लेकिन अगर वो कमीना मर गया होगा तो सभी लोग मुझसे ही पूछेंगे क्योंकि मैंने ही उसे यहाँ पर बुलाया था। इसलिए अगर मैंने रिपोर्ट किया तो मैं जेल चला जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ संगुन
सिगरेट पीते हुए अपने मन में कह रहा होता है, प्लीज जिंदा रहना ट्रांसफर स्टूडेंट। तभी उसके हाथों पर कोई मारते हुए कहता है, यहाँ सिगरेट पीना मना है। तब संगुन कहता है, क्या बकवास है। तब एक लड़की उससे कहती है, मैंने तुम्हें स्कूल में अच्छे से रहने को कहा था, मैंने सुना तुम अब भी लड़कों को पीट रहे हो। फिर हमें बताया जाता है ये लड़की 17 साल की है और ये संगुन की जुड़वा बहन है, इसका नाम पार्क सेंग्यून है। फिर वो संगुन से कहती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में कितना शर्मिंदा होना पड़ा। इस बार तुमने उस ट्रांसफर स्टूडेंट को पीटा। तभी कोई उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, रुक जाओ संगेउन। फिर वो लड़का संगुन से कहता है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तब उसका भाई कहता है, अब तुम कौन हो। तब चश्मे वाला लड़का कहता है, मैं संगेउन का क्लासमेट हूँ और स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर भी। तब हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है, इसका नाम चोई जिया है और ये 17 साल का है। तब जिया संगुन से पूछता है, क्या तुम सीयू के बारे में कुछ बता सकते हो। जिसे नहीं पता उस लाल बाल वाले लड़के का नाम ही सीयू है। तब संगुन कहता है, मुझे नहीं पता, तुम जानो, वैसे भी वो तुम्हारा क्लासमेट है। तब जिया कहता है, हाँ मैं उसका क्लासमेट हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा। मुझे लगा तुम्हें पता होगा क्योंकि उसे ट्रांसफर हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ और उसने तुम्हारे अलावा किसी और से बात नहीं की। तब संगुन कहता है, तुम उसके पेरेंट्स से बात क्यों नहीं करते। तब जिया जवाब देते हुए कहता है, मैं उनसे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो मर चुके हैं। तब संगुन कहता है, कुछ भी हो मुझे नहीं पता। तब जिया कहता है, लगता है मुझे उसके घर जाकर देखना होगा। तब संगुन कहता है, उसका घर कहाँ है। फिर हमें बताया जाता है, वे लोग जो किसी की हत्या करते हैं और उनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जिनके कारण उन्हें सजा भी नहीं दिया जा सकता है, तो उन्हें कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। तब शिव अपने अपार्टमेंट में किसी से कहता है, तुम कह रहे हो उस दिन तुम ग्रैंड टावर में अकेले नहीं थे। तब जैक कहता है, अब तुम्हें भरोसा हुआ। और हमें दिखाया जाता है सीयू ने जैक का सर एक पुतले पर लगाया होता है और कहता है, चुप हो जा, बस मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता। तब जैक कहता है, पूछो तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तब सीयू पूछता है, अगर तुमने मेरे पेरेंट्स को नहीं मारा फिर किसने मेरे पेरेंट्स को मारा। तब जैक कुछ देर तक सोचता है और फिर कहता है, मुझे नहीं पता। तब सीयू गुस्सा हो जाता है और उसके बालों को खींचने लगता है। तब जैक कहता है, मैं सच में नहीं जानता तुम क्या जानना चाहते हो, लेकिन मैंने उस रात की सभी यादें खो दी हैं। मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं, मैं खुद जानना चाहता हूँ आखिर वो कमीना कौन था। तब सीयू कहता है, अच्छा भूल जाओ इसे, मैं ही बेवकूफ था जो तुमसे पूछा। और अपना ब्लेड लेते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और संगुन और जिया को दिखाया जाता है जो सीयू के घर जा रहे होते हैं। तब जिया संगुन से कहता है, बस आगे से लेफ्ट लेना है। तब संगुन अपने मन में कहता है, मैं बस एक बार उसके घर पहुंच जाऊं, फिर पता चल जाएगा कि वो जिंदा है या मर गया। इसके कुछ टाइम के बाद वो दोनों सीयू के घर पहुंच जाते हैं। तब जिया दरवाजे पर नॉक करते हुए कहता है, सीयू क्या तुम घर पर हो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तब संगुन घबराने लगता है और मन में कहता है, क्या मुझे उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर देखना चाहिए। तभी जिया कहता है, तुम्हें क्या लगता है कहीं सीयू मर तो नहीं गया। तब संगुन बहुत डर जाता है और कहता है, मैंने उसे नहीं मारा। तब जिया कहता है, मैंने ये कब कहा कि तुमने उसे मारा है, मुझे लगता है घर में अकेले रहने के कारण उसे हार्ट अटैक आ गया होगा। तब संगुन कहता है, तुम सही कह रहे हो। उसके बाद जिया कहता है, चलो अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तब संगुन जिया से कहता है, क्या हमें किसी के घर में इस तरह घुसना चाहिए। तब जिया कहता है, ये एक इमरजेंसी है इसलिए हम घुस सकते हैं। तब संगुन पूछता है, तुमने दरवाजा कैसे खोला। तब जिया कहता है, वो मायने नहीं रखता, फिलहाल हमें सिर्फ सीयू के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद वो दोनों सीयू को ढूंढने लगते हैं। तभी जिया कहता है, संगुन मुझे पता है सीयू के साथ क्या हुआ। ये सुनकर संगुन डर जाता है और कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है। और मन में कहता है, लगता है इसे पता चल गया, अब मैं क्या करूं। तभी जिया कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम करोगे ना। और हमें दिखाया जाता है उसने अपने पीछे हैमर छिपाया होता है। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए। आज की वीडियो की शुरुआत में हमें बताया जाता है कॉन्ट्रैक्टर इस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और ये सब आपस में बात करने के लिए लैंड ऑफ नोड का यूज करते हैं। इसे पाने के लिए अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है जो यहाँ ब्लैक मार्केट में मिलता है। मैंने ऐसा सुना था कि यहीं ब्लैक मार्केट है। फिर वो दरवाजे को खोलकर अंदर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तब वो अपने बैग को नीचे फेंकते हुए कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस कमीनी की बात सच हो जाए। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है। तब वो
अपने मन में कहता है कि यहाँ कौन मुझे मैसेज कर सकता है, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आता। इसके बाद वो अपने फोन को निकालता है और मैसेज को पढ़ता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसे चोई जिया ने मैसेज किया होता है और उस मैसेज में कहा होता है कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानना चाहते हो और हम कहाँ मिल सकते हैं। फिर उसे संगोहन का एक फोटो भी भेजता है। तब हमें संगोहन को दिखाया जाता है, वो होश में आ जाता है तो उसके सामने जिया होता है। तब जिया कहता है तुम उठ गए, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि तुम कहीं मर तो नहीं गए, वैसे भी मैंने बहुत धीरे से मारा था, लेकिन मेरे हाथ में एक हैमर था, अगर तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है तो क्या मैं तुम्हें पेन किलर दूं। तब संगून कहता है ये कमीना क्या बकवास कर रहा है, मैं कहाँ पर हूँ। तभी वो जिया के पीछे देखता है और बहुत डर जाता है। तब जिया कहता है डरो मत, ये नकली है, क्योंकि असली वाले बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें फेंक देता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फार्मेलिन से भर दूंगा ताकि तुम जल्दी से ना सड़ो। ये थोड़ा महंगा होगा, लेकिन मैं इतना तो कर ही सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे स्कूल में जो पढ़ते हो। तभी कोई चीज जिया की ओर उड़ती हुई आती है, जिससे अपने हाथों से वो टॉर्च कर लेता है, लेकिन वो संगून के सर पे लगती है, जिससे वो दोबारा बेहोश हो जाता है। तब जिया कहता है तुम थोड़ा जल्दी आ गए शिव। तब शिव कहता है अब तुम कौन हो। तब जिया कहता है मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, तुम मुझे नहीं जानते होगे क्योंकि हम ज्यादा बार नहीं मिले। तब शिव कहता है मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या तुम एक कॉन्ट्रैक्टर हो। तब जिया कहता है मुझे नहीं लगता, तुम क्या सोचते हो, लेकिन उससे पहले मेरे पास है कुछ तुम्हें दिखाने के लिए। तब शिव उसे देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है ये मुझे दो। तब जिया कहता है तुम तो बहुत तेज हो और शिव के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो पीछे हट जाता है। फिर कहता है तुमने देखते ही पहचान लिया कि ये लैंड ऑफ नोड है, लेकिन मैंने तुम्हें फाइट करने के लिए नहीं बुलाया, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जब मैं उस दिन तुम्हारे घर गया था तो मैंने वहाँ एक नोट देखा जिस पर तुमने लैंड ऑफ नोड के बारे में रिसर्च किया था, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता अगर मेरा क्लासमेट एक कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है और मैं उसकी मदद ना करूँ। तब शिव कहता है लगता है मेरे घर में कोई चोर घुस गया था, लेकिन मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, वैसे भी मैं ये तुम्हें मार कर ले ही लूंगा। जोई जिया कहता है मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगे, मुझे तुम्हारी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। उसके बाद जिया शिव पर हमला कर देता है, जिसे शिव डॉज कर रहा होता है। तभी जिया एक बहुत खतरनाक अटैक करता है, जिसे शिव अपने ब्लेड से ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद जिया अपने मन में कहता है ये इम्पॉसिबल है, उसने मेरे अटैक को अपने तलवार से ब्लॉक कर लिया। फिर जिया शिव से कहता है तुम चाहते तो ब्लेड को सीधा करके मेरे हाथों को भी काट सकते थे। फिर शिव कहता है अगर मैं ऐसा करता तो तुम्हें अटैक करने के लिए और जगह मिल जाती। फिर जिया पीछे हट जाता है और अपना हैमर निकाल लेता है और कहता है क्या तुम इसे भी ब्लॉक कर पाओगे। ये कहकर शिव पर हमला कर देता है और कहता है तुम तो सच में इसे भी ब्लॉक कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास कुछ और दिखाने को नहीं है तो चलो इसे खत्म करते हैं। उसके बाद वो एक अटैक करता है जिसे शिव ब्लॉक नहीं कर पाता और उड़ता हुआ पीछे चला जाता है और उसके हाथ से उसका ब्लेड नीचे गिर जाता है। तब जिया कहता है अरे तुमने तो अपना हथियार नीचे गिरा दिया, तुम्हें क्या लगता है तुम उसे दोबारा उठा पाओगे। तब शिव कहता है तुम उसकी चिंता मत करो। तभी उसे पता चलता है वो अपने एक हाथ को महसूस नहीं कर पा रहा। तब जिया कहता है मैंने तुम्हारे एक्यू पॉइंट पर हिट किया है, जिससे तुम लगभग 5 घंटों तक अपने हाथों को यूज नहीं कर पाओगे। तब शिव अपने मन में कहता है मेरी हीलिंग एबिलिटी भी एक्टिवेट नहीं हो रही, शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चोट बहुत छोटा है। जिया कहता है अपना जिद छोड़ दो और इसे पकड़ो, और अपना हथियार उसकी ओर फेंक देता है, जिसे शिव कैच कर लेता है। फिर जिया कहता है मैं तुमसे दोबारा कहता हूँ मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें फोन भी दे दूंगा, बस तुम्हें ये प्रूफ करना होगा कि तुम एक कॉन्ट्रैक्टर हो। तब शिव कहता है कैसा प्रूफ। तब जिया उसे बताते हुए कहता है तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए हत्या करना जरूरी है, इसलिए इस बेवकूफ का सर फोड़कर ये प्रूफ करो कि तुम एक कॉन्ट्रैक्टर हो। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसके शुरुआत में जिया शिव से कहता है बस तुम्हें इसका सर फोड़ना है, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि तुम एक कॉन्ट्रैक्टर हो और तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। तब शिव कहता है क्या बस इतना ही। तब जिया कहता है मैं कभी अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। तब शिव कहता है ठीक है ये बहुत आसान है, और अपने हैमर से जिया के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जिया अपनी हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन वो अटैक बहुत ताकतवर होता है, जिससे जिया के चेहरे पर एक कट लग जाता है और उसका चश्मा भी टूट जाता है।
इसके बाद सीयू कहता है तुमने कहा मुझे कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए हत्या करना होगा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसकी हत्या करता हूँ। इसके बाद जेहा सीरियस हो जाता है और कहता है अब बातचीत बंद। इसके बाद सीयू जेहा पर हमला कर देता है, लेकिन जेहा उल्टा ही उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे सीयू का ब्लेड उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। तब सीयू अपने मन में कहता है अब मैं अपने दोनों हाथों को यूज नहीं कर सकता। तब जेहा उसके पास आते हुए कहता है मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता था, मैं सोच रहा था हम दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसके बाद जेहा सीयू पर एक हमला करता है और क्योंकि सीयू के दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं इसलिए वो इस अटैक को ब्लॉक भी नहीं कर पाता, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है। तब जेहा कहता है अब मैंने अपना प्लान बदल लिया, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे बॉडी पर रिसर्च करूंगा। ये मेरी हॉबी है, खासकर तुम्हारे जैसे लोगों पर जो अनाथ होते हैं, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता अगर तुम गायब हो जाते हो तो। अभी वो ये सब कह ही रहा होता है तभी सीयू उसके ऊपर एक हमला कर देता है, जिसे जेहा बहुत मुश्किल से डॉज कर पाता है। इससे पहले जेहा कुछ करता तभी सीयू एक और अटैक कर देता है, जिससे जेहा पीछे हो जाता है, लेकिन इसके ठीक बाद सीयू जमीन पर गिर जाता है क्योंकि जेहा ने उसके दोनों पैरों को भी पैरालाइज कर दिया होता है। सीयू कहता है मुझे लगा मुझे मदद की जरूरत नहीं, लेकिन लगता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे मदद लेनी होगी। अब जेहा कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, ये सब तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। तभी जेहा हैरान हो जाता है क्योंकि बैग में से जैक निकलता और कहता है मैंने कहा था ये सब आसान नहीं होगा। तब सीयू कहता है चुप हो जाओ। उसके बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सीयू जैक से कहता है अगर तुम्हें नहीं पता मेरे पेरेंट्स को किसने मारा है तो मैं तुम सभी कॉन्ट्रैक्टर को मार दूंगा। अब सुनो, या तो मैं तुम्हें यही मार दूं या मेरी मदद करो ताकि मैं सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को मार सकूं, उसके बाद मैं सबसे लास्ट में तुम्हें मारूंगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है और जैक कहता है मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। तब सीयू कहता है चलो काटो। तब जैक कहता है ठीक है। ये सब देख कर जेहा चौंक जाता है और कहता है मैं नहीं जानता तुम दोनों क्या चीज हो, लेकिन मैं एक सर कटे हुए आदमी से अपना मजाक नहीं बनने दूंगा, और उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी वो बीच में ही रुक जाता है और देखता है कि जैक उसे नहीं बल्कि सीयू को काटता है। तब जेहा हंसते हुए कहता है सुसाइड करने का ये नया तरीका, तो तुम मेरे रिसर्च में काम नहीं आना चाहते इसलिए ये सब कर रहे हो, मैं तो झूठ में ही डर गया था। तभी सीयू अपनी जगह पर उठ जाता है और कहता है उस आदमी को ज्यादा बात नहीं करना चाहिए जो जल्द ही मरने वाला हो। फिर हमें दिखाया जाता है जिस पार्ट पर जैक ने काटा था वो दोबारा ठीक हो जाता है। फिर सीयू कहता है चलो दोबारा से फाइट शुरू करते हैं। इसके बाद जैक कहता है उसे छोटी सी चोट लगी थी इसलिए उसकी हीलिंग एबिलिटी एक्टिवेट नहीं हो रही थी, लेकिन उसने खुद को चोट लगाकर दोबारा से खुद को हील कर लिया। फिर सीयू अपने हाथों को चेक करता है और जेहा से कहता है चलो आओ जल्दी। तब जेहा कहता है ठीक है, तुम लोगों ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया, तो तुम ये सब अपने सुपर रिकवरी एबिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए कर रहे थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सीयू के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है मैं फिर से तुम्हें पहले की तरह दोबारा जमीन पर गिरा दूंगा, तुम एक पंचिंग बैग की तरह और जो दोबारा रिपेयर हो गया है। लेकिन तभी सीयू एक बहुत खतरनाक अटैक करता है और कहता है लेकिन इस बार बहुत कुछ अलग है। जैक भी इन दोनों की लड़ाई को देख रहा होता है। तभी जेहा कहता है इस बार क्या अलग है कमीने। तब सीयू कहता है इस बार मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ, और इस पूरे टाइम जेहा पर अटैक कर रहा होता है। तब जेहा कहता है ज्यादा घमंड मत करो, कुछ हिट क्या कर लिया। तभी उसे आभास होता है कि वो अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रहा। फिर अपने मन में कहता है ये मेरे हाथों को क्या हुआ। तब सीयू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैंने कहा था ना, मैं इस बार अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें चोई चिया के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो एक कमरे में बैठा होता है और एक नोटबुक को देखते हुए कह रहा होता है इस नोटबुक में सभी दवाओं का लिखा जोखा है जिस पर मेरे डैड ने अपनी पूरी जिंदगी काम की, और ये वही चीज है जिससे मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि मेरे डैड एक असली डॉक्टर थे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है और जेहा सीयू से कहता है उस नोटबुक की सहायता से मैंने बहुत कुछ सीखा, और इसके प्रैक्टिकल के लिए मैंने कब्रों को खोदा और मुर्दा घरों में घुसा। लगभग 1 सालों तक डेड बॉडी पर प्रैक्टिकल किया, और जो लोग सुसाइड करते हैं मैंने उनके बॉडी पर भी पिछले 2 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। तब जाकर लगभग 3 साल बाद बहुत मुश्किल से मैं एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को देख पाता हूँ, लेकिन तुम ये पहले से ही कैसे जानते हो।
मैं ये समझ नहीं पा रहा, मुझे सीखने में लगभग 3 साल लग गए, लेकिन इसे तुम इतनी जल्दी कैसे सीख गए। तब सीयू कहता है, क्या तुम ब्लड कॉन्स्टेलेशन के बारे में नहीं जानते, ये भी एक्यूपॉइंट की तरह काम करता है। ये सुनकर जेहा सदमे में चला जाता है। फिर हमें बताया जाता है जेहा ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि जो उसने 3 सालों में सीखा वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तब सीयू जेहा पर एक हमला कर देता है, जिससे जेहा नीचे गिर जाता है। इसके बाद सीयू अपना ब्लेड उठाकर जेहा की ओर बढ़ने लगता है। तब जेहा कहता है, नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। फिर जैसे ही सीयू जेहा के पास पहुंचता है, तभी जेहा एक अटैक करता है, जिससे सीयू भी जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले मैं भटक गया था, मैं बेवकूफ था जो तुम्हें नौसिखिया समझकर तुम्हें हल्के में ले रहा था। चलो अब अगली बार मिलते हैं। और ये कहकर जेहा वहां से भाग जाता है। तब सीयू कहता है, नहीं, रुक जा कमीने, और अपने ही पैरों को ठीक करने के लिए खुद के ही ब्लेड से अपने पैरों पर हमला कर देता है। लेकिन जब तक उसके पैर रिकवर होते तब तक जेहा वहां से भाग चुका होता है। तब सीयू अपने कमरे से बाहर जाकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। तब सीयू गुस्से में कहता है, मैंने उसे लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन तभी वो देखता है कि नीचे लैंड ऑफ नोड गिरा होता है। यहीं पर ये वीडियो खत्म करते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि और बड़े बड़े वीडियोज आए। तब तक के लिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। की शुरुआत में हमें एक नए कॉन्ट्रैक्टर को दिखाया जाता है, जो जैक के डेड बॉडी के पास बैठा होता है और कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि जैक को किसी ने मार दिया। तभी उसके पीछे से जेहा आता है और कहता है, क्या बकवास है, मैं तो वहाँ एक बॉडी पाने के चक्कर में लगभग मर ही गया था। मुझे क्या पता था कि कोई इतना ताकतवर इंसान मेरे ही स्कूल में पढ़ता है। क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? लेकिन वो नया कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी नहीं कहता। तभी जेहा जैक की डेड बॉडी को देखता है और कहता है, क्या ये अजीब नहीं है, मुझे अपनी रिसर्च के लिए एक नई बॉडी चाहिए थी और यहाँ एक पड़ी हुई है। इसके बाद वो जैक की बॉडी को छूने वाला होता है। तभी वो नया कॉन्ट्रैक्टर जेहा को मार देता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की, तुम्हें तो ये भी नहीं पता ये किसकी बॉडी है। उसके बाद जेहा की लाश को वही नीचे फेंक देता और कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए कहता है, एक ही स्कूल में पढ़ते हो, मैं उसे अब जान चुका हूँ क्योंकि उसने जैक को मारा है। इसके बाद हमें चोई जेहा की बैक स्टोरी दिखाया जाता है, जिसमें जेहा एक छोटा बच्चा होता है और एक पेशेंट उसके डैड को थैंक यू कह रहा होता है। उसके बाद वो अपने पैरों को हिलाते हुए कहता है, मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे पैर कभी ठीक भी हो पाएंगे, मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा। इसके बाद छोटा जेहा अपने मन में कहता है, मेरे डैड एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे और वे मेरे बचपन के आइडल भी थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां जेहा अपने डैड के साथ अपने हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है। तभी उसके हॉस्पिटल के सामने बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और नारे लगा रहे होते हैं, इस हॉस्पिटल को बंद करो। तभी एक आदमी जेहा की डैड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यही है वो आदमी जिसने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है। अब जेहा के डैड कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मैंने किसी का भी गलत इलाज नहीं किया। तभी वो एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, देखो मैंने ही इसका इलाज किया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो आदमी एक व्हीलचेयर पे होता है और सभी लोगों से कहता है, देखो इसी आदमी ने मेरे अच्छे खासे पैरों की ये हालत कर दी। तभी सभी लोग जेहा के डैड को बुरा भला कहने लगते हैं और हॉस्पिटल को बंद करने के लिए कहने लगते हैं, जिससे जेहा के डैड सदमे में चले जाते हैं और जेहा ये सब अपने डैड के पीछे से देख रहा होता है। इसके बाद लोग जेहा के डैड के हॉस्पिटल में आना बंद कर देते हैं और उनको अपना हॉस्पिटल मजबूरी में बंद करना पड़ता है, जिससे उनकी कमाई भी बंद हो जाती है और उनके ऊपर लाखों का लोन चढ़ जाता है। इसके बाद जेहा के डैड नशे में डूब जाते हैं और एक दिन परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि जेहा थोड़ा बड़ा हो गया होता है और एक बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर
कहता है यहाँ मेरे डैड का हॉस्पिटल था और अब उसे तोड़कर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया गया है। तभी उसे अपने साइड से किसी की बात करने की आवाज सुनाई देती है। तब वो उनकी ओर देखता है तो वो चौंक जाता है। उनमें से एक दूसरे से कहता है तुम्हारे पैर तो ठीक थे, फिर भी तुमने कितनी अच्छी एक्टिंग की। तब जिया समझ जाता है ये सब उसके डैड को फंसाने के लिए किया गया था। इसके बाद जिया कहता है उस दिन मैंने पहली बार किसी की हत्या की थी। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है और कोने में बैठा हुआ अपने मन में कहता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, उन्होंने मेरे डैड के साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद तो हमें पता ही है कि जिया आगे जाकर एक किलर बन जाता है। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। इसके शुरुआत में सीन प्रेजेंट में आ जाता है। तब सीयू लैंड ऑफ नॉड को अपने पीसी से कनेक्ट करता है और उसे ओपन करता है। तब उसे एक्सेस मिल जाता है। जैक भी उसके बगल में बैठा होता है और सब कुछ देख रहा होता है। तब सीयू कहता है तो यहाँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही काम करते हैं, चलो देखते हैं यहाँ क्या बकवास चीज है। तभी वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसके बाद वो दौड़ते हुए बाथरूम में जाता है और वॉमिटिंग करने लगता है। तब जैक कहता है तुम्हारा पेट तो सच में बहुत कमजोर है। फिर हमें बताया जाता है सीयू ने वहाँ कुछ ऐसा देख लिया जो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा घिनौना था। यहाँ तक सीयू लैंड ऑफ नॉड पर लॉगिन करने से भी हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्टर भी एक इंसान ही होते हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद उसे इतना तो पता चल ही गया था कि कॉन्ट्रैक्टर इंसान नहीं होते, उन्हें मार देना ही सही है। इसके बाद सीयू फिर अपने चेयर पे बैठ जाता है और तब जैक कहता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन सीयू जवाब नहीं देता और उससे पूछता है ये कैसे ऑप्शन है जिन पर मैं क्लिक नहीं कर पा रहा। इसके बाद जैक थोड़ा सोचने के बाद जवाब देता है कि ये शायद इसलिए क्योंकि इस फोन का मालिक एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। ये फोन तो बस एक टूल है जिसका यूज लैंड ऑफ नॉड को ओपन करने के लिए किया जाता है और ये सारे ऑप्शन सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर ही ओपन कर सकता है। लगता है तुमने जिस लड़के से फाइट की थी वो एक प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर था। तब सीयू कहता है तुम सही कह रहे हो क्योंकि जिया ने ऐसा नहीं कहा कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस लड़के ने पूरे फाइट में कोई भी पावर का यूज नहीं किया। तब सीयू कहता है लेकिन उसके पास स्पोर्टिंग टेक्निक तो थी। तब जैक कहता है ये पावर नहीं है, ये एक स्किल है जो कोई भी सीख सकता है, लेकिन तुम्हारी रिकवरी एबिलिटी एक पावर है जिसका कोई भी कॉपी नहीं किया जा सकता। तब सीयू कहता है क्या इसका मतलब ये है कि मुझे अब एक कॉन्ट्रैक्टर बनना होगा। तभी उसके पीसी पर एक नोटिफिकेशन आता है। तब सीयू उसे चेक करता है तो उसमें जैक की डेड बॉडी होती है और उसमें ये भी बताया गया होता है कि सीयू एक हाई स्कूल का लड़का है। तब सीयू जैक से कहता है उन्हें ये भी पता चल गया कि मैं एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तब जैक कहता है तुम तो पॉपुलर हो गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें संगून को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन के बाहर छिपकर देख रहा होता है और कहता है जोई जिया यहाँ नहीं है और पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है और पुलिस वाले को जिया के बारे में बताते हुए कहता है उसने मुझे हैमर से मारा जिसके बाद मैं बेहोश हो गया और वो डेड बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसके आगे पुलिस वाला कहता है और क्या उसने तुम्हें नीले टेप से बांधा भी था। तब संगून कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। तो फिर पुलिस वाला आगे बताते हुए कहता है और क्या वो आदमी बहुत बुरा था, अगर ऐसा था तो तुम वहाँ से भाग कैसे गए। तब संगून कहता है जब मैं होश में आया तब तक वहाँ कोई नहीं था और मेरा टेप भी कट चुका था। तब पुलिस वाला कहता है और तुम्हें कैसे लगता है कि मैं इस कहानी पर विश्वास कर लूंगा, और चिल्ला कर बोलता है चल अब भाग यहाँ से। तुझे मजाक करने की जगह लगती है और एक गार्ड को बुलाकर कहता है इसे बाहर फेंक दो। इसके बाद संगून बाहर आ जाता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है अब तो पुलिस वाले भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्या होगा अगर मैं स्कूल गया और वहाँ जोई जिया आ गया। तो तभी उसके पीछे से कोई कहता है तुम क्या कर रहे हो, जिससे संगून बहुत डर जाता है। तब उसे पता चलता है कि ये उसकी सिस्टर होती है जो कहती है क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे और क्या तुमने इसके बारे में डैड को बताया है। और हाँ वो जोई जिया के बारे में बात नहीं कर रही, वो स्कूल के बारे में बात कर रही है। तब संगून कहता है अब जाओ यहाँ से और अपने काम से काम रखो। तभी वो किसी को कॉल लगाते हुए कहती है क्या तुम जिया के बारे में जानते हो, मैं उससे बात नहीं कर पा रही। तभी उसका भाई चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें आखिर उससे बात क्यों करनी है। तब उसकी बहन उसे धक्का देते हुए कहती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जब मैंने उसे स्टूडेंट काउंसिल में ट्रांसफर करवाया तब से वो स्कूल नहीं आ रहा। और संगून से पूछती है क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है, लेकिन वो जवाब
जवाब नहीं देता और अपने मन में कहता है क्या वो स्कूल नहीं आ रहा, कहीं वो भाग तो नहीं गया क्योंकि वो अपने मिशन में फेल हो गया था। तभी वो सीयू को भी स्कूल आते हुए देख लेता है और अपने मन में खुश होते हुए कहता है ये कमीना भी अब तक जिंदा है, यानी अब मैं सेफ हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीयू जिया की सीट की तरफ देखते हुए कहता है जैसा कि मुझे लगा था वो आज स्कूल नहीं आया। तभी क्लासरूम में टीचर आ जाते हैं और कहते हैं सभी लोग बैठ जाओ, आज से एक नए होम रूल टीचर तुम लोगों को टीच करेंगे। और कहता है सर अब आप अंदर आ जाएं। तब वो टीचर अंदर आकर कहता है मेरा नाम हो सुंगटेक है और आज से मैं तुम लोगों का नया होम रूल टीचर हूँ। तभी सीयू भी उस टीचर की ओर देखते हुए कहता है एक नया टीचर। तभी वो टीचर भी सीयू को घूरते हुए देख लेता है। तब उसे देखकर वो की हल्की सी स्माइल करता है। तब सीयू कहता है क्या वो मुझे देखकर हंस रहा है, और सच बताओ तो मुझे लगता है ये गाइस ये टीचर बहुत खतरनाक है, आगे जाके ये जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम करेगा। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। इसके शुरुआत में दो लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से एक आदमी कह रहा होता है प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, लेकिन वो दूसरा आदमी उसे मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं, जिसमें से एक लड़की कहती है क्या तुमने सुना फिर से कोई आदमी हार्ट अटैक से मारा गया, इस हफ्ते 3 लोग इसी तरह मर गए हैं। तब उनमें से दूसरी लड़की कहती है क्या एक नॉर्मल बात है। तब पहली लड़की कहती है नहीं ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये सब जिनकी मौत हुई है ये एक दूसरे के पड़ोसी थे। ये सब सीयू भी अपने डेस्क पर बैठकर सुन रहा होता है और कहता है क्या तुमने सुना, क्या ये भी एक कॉन्ट्रैक्टर ही कर रहा है। तब जैक उसके बैग के अंदर से कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर हमेशा मुस्कुराता है और लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर मुस्कुराने वाला आदमी एक कॉन्ट्रैक्टर ही हो। मेरा मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर को पहचानना इतना आसान भी नहीं होता। तब सीयू कहता है नहीं मैं उस नए होम रूल टीचर की बात नहीं कर रहा, इस हार्ट अटैक से होने वाली मौतों के बारे में बात कर रहा हूँ। और पुलिस इसके बारे में क्या कर रही है, अभी तक इसके बारे में कोई आर्टिकल भी नहीं छपा। फिर जैक से पूछता है तुम्हें क्या लगता है ये हार्ट अटैक से होने वाली मौतें किसी कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ी हुई हैं, और तुम कह रहे हो लैंड ऑफ नॉर्थ में कोई तुम्हारी मौत के बारे में बात करके मेरे साथ खेल रहा है। तब जैक कहता है हाँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फैन हैं और इस शहर में जो हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं मैं इसके बारे में बस यही कह सकता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। और वो हंसने लगता है। ये सुनकर सीयू गुस्से में जैक को बैग में ही एक पंच लगा देता है। तभी ये आवाज सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट उसकी ओर देखने लगते हैं और कहते हैं इसे क्या हुआ, क्या वो खुद से ही बात कर रहा है। इसके बाद सीयू अपने सर पर हाथ रखकर सोचने लगता है ऐसे बहुत से रीजन है जिससे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक से मौत हो जाए, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कोई कॉन्ट्रैक्टर कर रहा हो। तब जैक कहता है ऐसे सोचने से जवाब नहीं मिलेगा। तब जीव कहता है तब मुझे क्या करना चाहिए। तब जैक कहता है तुम्हें वहां जाकर खुद देखना चाहिए, तब शायद तुम्हें कुछ मिल सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है। सीयू उस घटनास्थल पर आ चुका होता है और कहता है ये बहुत अजीब है, ये देखकर कोई भी बता सकता है कि यहाँ विक्टिम ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की है। यहाँ बहुत सारे क्लू हैं लेकिन मौत हार्ट अटैक से हुई है। क्या विक्टिम को जहर दिया गया था, लेकिन अगर ऐसा था तो उसे ज्यादा हिलना नहीं पड़ता। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये हत्या किसी कॉन्ट्रैक्टर ने की है तो उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी या स्पेशल टूल जरूर होगा। तभी उसका ध्यान साइड में रखे किसी चीज पर जाता है। जैसे ही वो उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसे बाहर से सायरन बजने की आवाज सुनाई देती है। तब सीयू खिड़की खोलकर बाहर देखता है तो वहाँ पुलिस होती है। तब वो अपने मन में कहता है अब ये मत कहना कि कोई और भी मर गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई डेस्क पर हाथ पीटते हुए कहता है यहाँ लोग मर रहे हैं जिससे स्टूडेंट डर रहे हैं और इस टाइम स्टूडेंट काउंसिल को स्कूल की मदद करनी चाहिए। हमें हर रात 2 घंटे की नाइट पेट्रोलिंग करनी चाहिए। अगर हमने ऐसे ही कुछ नहीं किया तो तभी एक सीनियर संगी उनकी बातों को बीच में रोकते हुए कहता है आखिर कौन डर रहा है, यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं डर रहा। बात रही उन लोगों की डेथ सिर्फ हार्ट
अटैक के कारण हुई है और हमें इसमें पेट्रोलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। या तुम कोई भूत जैसी चीज़ पकड़ना चाहती हो। ये कहकर वो सीनियर हंसने लगता है। तब संगीन चिल्ला कर कहती है, सीनियर लेकिन इस बार बात अलग है, क्योंकि इस बार का विक्टिम एक हेल्दी हाई स्कूलर है जो बिल्कुल ठीक था और इस बार वहाँ एक विटनेस भी मिला है जिसने क्राइम सीन से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी और वहाँ से किसी को आते हुए भी देखा था। तब सीनियर कहता है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि उस विटनेस ने वहाँ किसी को मारते हुए देखा? हमें इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं। तभी वहाँ नए होम रूम टीचर आ जाते हैं और कहते हैं, मैं संगीन से एग्री करता हूँ, हमें नाइट पेट्रोलिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मेरे क्लास के भी बच्चे कुछ इसी बारे में बात कर रहे थे। तब वो सब टीचर को देख कर कहते हैं कि टीचर यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर टीचर कहते हैं, जो इसे नहीं करना चाहता उसे फोर्स करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो इसे नहीं करेगा उसे इस मंथ का वॉलेंटियर वर्क का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तब वो सीनियर अपने मन में कहता है, क्या बकवास है, क्या हमें ये सच में करना पड़ेगा? तब टीचर सभी से पूछते हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉन्ट्रैक्टर को दिखाया जाता है जो एक सुनसान जगह पर बैठा होता है। तभी उसके फोन पर कोई मैसेज आता है। तब वो इसे चेक करता है और तो उसमें लिखा होता है कि जैक के हत्यारे की जानकारी भेज दी गई है। इसे देखकर वो हत्यारा कहता है, बहुत अच्छा। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ संगीन अपने सीनियर के साथ पेट्रोलिंग कर रही होती है। तब सीनियर कहता है, देखा तुमने, यहाँ कुछ भी नहीं है, तुमने झूठ में ही हमें यहाँ फंसा दिया। इसके कुछ टाइम बाद वो सीनियर संगीन से कहता है, मुझे टॉयलेट जाना है, तब तक तुम एक राउंड लगा कर आओ, वैसे भी यहाँ कोई खतरा नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तब संगीन उसे पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन टीचर ने हमें साथ रहने के लिए कहा था। लेकिन वो सीनियर वहाँ से चला जाता है और वो अकेली रह जाती है। इसके बाद वो अपने मन में कहती है, वैसे ये जगह पिछले क्राइम सीन से बहुत ही पास में ही है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे कुछ लोगों की आपस में बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। उनमें से एक आदमी बोल रहा होता है, बस कुछ ही मिनट काफ़ी होंगे, कम से कम मुझे इतना तो बता ही सकते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तब दूसरा आदमी कहता है, क्योंकि ये एक रूल है। तभी संगीन उनके देखती हुई कहती है, क्या ये तो वही ट्रांसफर स्टूडेंट है? तब सीयू उस आदमी से कहता है, ये बहुत महंगा था। तब वो दूसरा आदमी कहता है, मैं जानता हूँ ये महंगा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है संगीन के ठीक पीछे कोई आदमी खड़ा होता है, लेकिन उसे इसके बारे में नहीं पता होता और संगीन अपने मन में कहती है, वो ट्रांसफर स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहा है। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देते। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। इसके शुरुआत में सीयू कहता है, क्या आप मेरा खोया हुआ ईयरफोन ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? तब वो गार्ड कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं नहीं कर सकता। तब सीयू कहता है कि आप क्यों नहीं कर सकते? तब वो गार्ड कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि ये एक सीक्रेट है, और अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता क्योंकि कल यहाँ कुछ हुआ था और मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। तब सीयू अपने मन में कहता है, पुलिस अभी भी जांच कर रही है, अब ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब ये एक्सीडेंट का मामला नहीं रहा। इसके बाद पुलिस वाला कहता है, अब तुम यहाँ से जाओ और मुझे अपना काम करने दो। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ जाता है। इसके बाद वो कॉल को उठाकर कहता है, हाँ चीफ, अभी उनमें से एक यहीं पर है। तभी वो सीयू को पीछे धक्का देते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। तब सीयू कहता है, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और संगीन को दिखाया जाता है। इसके पीछे कोई आदमी खड़ा होता है और अब वो अपने मन में सोच रही होती है कि ट्रांसफर स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहा है। तभी उसके कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता और कहता है, संगीन तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो, और मिनू कहाँ है? ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैंने तुम लोगों को साथ रहने के लिए कहा था। तब संगीन जवाब देते हुए कहती है, सर वो बाथरूम गया है। तब टीचर कहता है, मैं बाथरूम से ही आ रहा हूँ, वहाँ कोई भी नहीं है। तब संगीन कहती है कि जैसा कि मुझे लग रहा था कि वो भाग गया होगा। फिर वो अपने मन में कहते हैं, ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और बाथरूम में गया हो। उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखती है तो सीयू वहाँ से चला गया होता है। फिर इसके बाद वो अपने मन में कहती है, वो ट्रांसफर स्टूडेंट कहाँ चला गया। इसके बाद टीचर को पीछे गाड़ियों में से किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन जब तक वो पीछे मुड़कर देखता तब तक वो आदमी झाड़ियों में भाग जाता है।
इसके बाद वो संगेउन से कहता है नाइट पेट्रोलिंग को यहीं बंद कर दो। तब संगेउन कहती है लेकिन आप इसे अचानक से बंद क्यों कर रहे हैं टीचर। तब टीचर कहते हैं स्टूडेंट के साथ पेट्रोलिंग करना खतरनाक हो सकता है, मैं चीफ से पेट्रोलिंग के लिए बात कर लूंगा और तुम अब घर जाओ, मैं मिनू को ढूंढ कर वापस चला जाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शिव को दिखाया जाता है जो अपने बेड पर लेटा होता है। तभी जैक कहता है क्या तुम्हारी टेक्निक अच्छी नहीं थी। तब शिव कहता है तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तब जैक कहता है अब दिखावा बंद करो, मैंने वहाँ पार्क में सब कुछ देख लिया था। जब उस पुलिस वाले ने तुम्हें धक्का दिया फिर तुमने एक जंप किया और एक कदम आगे रखा। तब शिव कहता है जैसा कि तुम कह रहे हो मुझे वहाँ से एक मेटल पीस मिला और जितने भी क्राइम सीन पर मैं क्या हर जगह से मुझे ऐसे ही मेटल पीस मिले और क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं तो इसे देखो और बताओ ये क्या चीज है। तब जैक कहता है लेकिन तुम पहले ये बताओ कि जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। तब शिव कहता है तुम ही बता दो। तब जैक कहता है मेरे हिसाब से बात सबसे कीमती चीज होता है। ये सुनकर शिव कहता है अब तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे कहो, बात को ज्यादा घुमाओ मत। तब जैक कहता है जब से तुमने मेरा सर काटा है तब से तुमने कभी मुझे ठीक से साफ नहीं किया, इसलिए मुझे पहले नहलाओ फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो क्या है। ये सुनकर शिव हंसने लगता है और कहता है तुमने क्या कहा, तुम्हें नहाना है, ये तो बहुत आसान है। इसके बाद वो जैक के सर को उठा लेता है। तब जैक कहता है क्या तुम मुझे सच में नहलाओगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब शिव जैक के सर को लेकर नहलाने चला जाता है। तब जैक कहता है 1 मिनट रुको, लेकिन शिव नहीं रुकता और जैक के सर को वॉशिंग मशीन में डाल देता है और मशीन को स्टार्ट भी कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक जगह पर संगुहुन अपने दोस्त के साथ बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी उनमें से एक पतला वाला लड़का कहता है क्या तुम्हें पता है ली शिव वापस आ गया है। तब मोटा लड़का कहता है क्या ये इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था, क्या लगता है वो स्कूल में चुपचाप रहेगा। फिर वो संगुहुन से कहता है लेकिन तुम उसके साथ अच्छे से रहना, नहीं तो तुम्हारी बहन फिर से गुस्सा हो जाएगी। तब संगुहुन कहता है अच्छा ठीक है और फिर अपने मन में कहने लगता है ये कितना अजीब है, वो ट्रांसफर स्टूडेंट अभी तक जिंदा है और जोई जिया गायब हो गया है। हालांकि ये दोनों ही मरना डिजर्व करते हैं लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बच गया। तभी उनमें से एक कहता है उधर देखो क्या वो लड़का शिव है। तब मोटा लड़का कहता है हाँ ये तो सच में स्कूल आ रहा है। तभी संगुहुन उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तब उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब संगुहुन जवाब देते हुए कहता है मुझे कुछ काम है इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो अपने मन में कहता है हो सकता है शिव उस दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर गया हो और उसे सब कुछ पता हो जो उस दिन हुआ था। तभी शिव एक जगह पर खड़ा होता है। तभी उसके पीछे से संगुहुन उसे बुलाता है और कहता है क्या तुम्हारे पास थोड़ा खाली टाइम है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब शिव जवाब देते हुए कहता है लेकिन मुझे बात नहीं करनी। फिर संगुहुन कहता है मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुझे बस ये जानना है कि जिस दिन मैंने तुम्हें बुलाया था क्या तुम उस दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर गए थे, मुझे बस इतना जानना है। लेकिन शिव कुछ नहीं बोलता। तब संगुहुन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है जब तुमसे कोई कुछ पूछे तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए। फिर संगुहुन गुस्से में कहता है मैंने तुम्हें साफ साफ बोला था मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तब संगुहुन पीछे हट जाता है और गुस्से से अपने मन में कहता है ठीक है अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं वहाँ खुद जाकर देख लूंगा। इसके बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है और अपने मन में कहता है ये जगह तो सच में डरावनी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई देख रहा है। इसके बाद वो अपने चेहरे पर मारते हुए कहता है डरो मत, मैं अपने स्कूल का लीडर हूँ, मैं ऐसे डर नहीं सकता। तभी उसके पीछे से कोई आ जाता है और उसके ऊपर एक अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हमें जैक और शिव को दिखाया जाता है। तब जैक कहता है मैंने तुम्हें जहाँ जाने को कहा था क्या तुम वहाँ गए थे। तब शिव कहता है हाँ मैं उस जिम में गया था जो मेरे स्कूल के पीछे है और बहुत समय से बंद है। शुरुआत में मुझे लगा कि तुमने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया है, लेकिन मैंने जैसे ही उस मेटल पीस को दोबारा देखा तो मुझे अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि जवाब मेरे सामने दरवाजे पर ही था। उसके बाद जैक से कहता है हाँ ये मेटल पीस एक टूटे हुए चैन की है। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए मिलते हैं एक अन्य वीडियो में। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें जैक और सीयू को दिखाया जाता है। फिर जैक कहता है क्या तुम उस जगह गए थे जहां मैंने तुमको जाने को लिए कहा था? तब सीयू कहता है हाँ, मैं उस बंद जिम में गया था जिससे मुझे ये पता चल गया कि ये मेटल पीस एक टूटे हुए चैन का है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और संगून को दिखाया जाता है जो बेहोश होकर जमीन पर पड़ा होता है और एक लड़का उसे अपने पैरों से हिलाते हुए कहता है उठ जा कमीने, क्या तू मर गया? इसके बाद अपने दोस्तों से कहता है क्या पार्क संगून इतनी आसानी से हार गया और हंसने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम डू विंची है जो डेउंग हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर का कैप्टन है। इसके बाद वो अपने हाथ में एक चैन को लपेटते हुए कहता है हमारे हथियार लाने का क्या फायदा हुआ, इसका तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। इसके बाद संगून उठ जाता और कहता है मैं सोच ही रहा था कि वो कौन कमीना है जिसने मुझे पीछे से मारा। तब डू विंची कहता है बहुत अच्छे संगून, अगर तुम नहीं उठते तो मुझे बहुत बुरा लगता कि तुम इतनी आसानी से हार कैसे गए। इसके बाद वो संगून के पास आकर कहता है तुम्हें तो बहुत शर्मिंदगी हुई होगी, अभी तो तुम्हें बहुत सारा कर्ज भी चुकाना है। इसके बाद संगून कहता है क्या तू मुझे कमजोर समझ रहा है? तब डू विंची हंसने लगता है और गुस्से में उसके चेहरे के पास आकर कहता है क्या तू मरना चाहता है? क्या तुझे अब तक समझ नहीं आया यहाँ सब क्या हो रहा है? फिर संगून अपने मन में कहता है इस कमीने के पास चैन है और मेरे पास कोई भी हथियार नहीं। इस टाइम में मैं बस एक ही काम कर सकता हूँ, जो कमजोर है उन्हें पहले मारकर इनकी संख्या को कम करना, तभी मैं इन लोगों से जीत सकता हूँ। इसके बाद वो जल्दी से एक कमजोर लड़के को मारकर जमीन पर गिरा देता है। तभी उसके पीछे से एक लड़का उस पर हमला कर देता है, लेकिन संगून खुद को संभालते हुए उसे भी मारकर जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद डू विंची से कहता है क्या तुम नहीं लड़ने वाले? तब डू विंची कहता है लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया। इसके बाद वो अपने फोन को निकालता है और किसी को कॉल करके कहता है वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है। तब हमें दिखाया जाता है संगून की सिस्टर को डू विंची के कुछ लड़कों ने पकड़ लिया होता है और कॉल पर ही डू विंची से कहता है मुझे वो मिल गई, मैं उसे अपने हाइड आउट पर ले आऊंगा। तब हमें संगून को दिखाया जाता है जो समझ जाता है कि उसकी सिस्टर किडनैप हो चुकी है। तब संगून डू विंची से कहता है कमीने ये सब मत कर। तब डू विंची कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं करूंगा, मैं बस उसे कुछ टाइम के लिए अपने पास रख रहा हूँ, लेकिन उसके साथ क्या करना है ये तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीयू को दिखाया जाता है जो किसी से बात कर रहा होता है। तब वो आदमी कहता है लगता है ये मेटल पीस एक टूटे हुए चैन का है, लेकिन मैंने हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं देखा, क्या तुमने मिस्टर चोई से इसके बारे में पूछा? तब सीयू कहता है हाँ मैंने उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कहा उन्हें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर दुकानदार से कहता है क्या कस्टमर ने ऐसा कुछ हाल फिलहाल में खरीदा है? तभी उनके पीछे से कोई आता है और कहता है ये काम हो गया। तब दुकानदार उस आदमी से कहता है क्या तुमने इसे ठीक कर दिया? तब वो मैकेनिक कहता है हाँ ये कुछ खास नहीं था। तब दुकानदार कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, हालांकि मैं भी एक हार्डवेयर स्टोर पर काम करता हूँ, लेकिन मैं भी उसे ठीक नहीं कर पाया। वैसे तुम्हारे कितने पैसे हुए? तब वो मैकेनिक कहता है क्या तुम पैसे मुझे कैश में दे सकते हो? तब दुकानदार कहता है ठीक है और उसे पैसे दे देता है। इसके बाद वो मैकेनिक सीयू के ठीक साइड से चला जाता है। तब दुकानदार सीयू से कहता है हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? तभी सीन शिफ्ट होता है और कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहाँ डू विंची संगून को पीट रहा होता है और कहता है तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे हाथों से पीटकर? लेकिन संगून कोई जवाब नहीं देता। तब डू विंची कहता है रुको मैं इसे थोड़ा और मजेदार बनाता हूँ, आज से तुम हमारे नौकर हो, अगर तुम इसके लिए मान जाते हो तो हम तुम्हारी सिस्टर को जाने देंगे। तब संगून कहता है अच्छा ठीक है मैं तैयार हूँ। इसके बाद
डू विंची हंसते हुए अपने दोस्तों से कहता है, क्या तुमने सुना, महान संगून अब हमारा नौकर है। मुझे नहीं पता था वो दोनों मिडिल स्कूल के लड़के इतना अच्छा काम करेंगे। तभी संगून उठते हुए कहता है, क्या तुमने अभी अभी क्या कहा? तुमने मेरी बहन को पकड़ने के लिए 2 मिडिल स्कूल के लड़के भेजे हैं? फिर डू विंची कहता है, हाँ, वो दोनों तुम्हारी बहन का अच्छे से ध्यान रखेंगे। तब संगून हंसने लगता है। तभी उनमें से एक संगून को पकड़ कर कहता है, आखिर में तू हंस क्यों रहा है? क्या तू पागल हो गया है? तभी संगून उसके पैरों पर एक अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। उसके बाद उसका साथी भी संगून पर हमला कर देता है, लेकिन संगून उसे भी एक अटैक में ही नॉक डाउन कर देता है। उसके बाद डू विंची के चेहरे पे एक पंच मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तब डू विंची कहता है, क्या तू पागल हो गया है? क्या तुझे पता नहीं कि अब तेरी सिस्टर के साथ हम लोग क्या करेंगे? तब संगून कहता है, अगर तूने ऐसा कुछ करना था तो तुझे हमारे बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए था। तूने जिन 2 मिडिल स्कूलर को वहाँ भेजा होगा वो इस टाइम जमीन पर गिरे होंगे। तुझे शायद नहीं पता, लेकिन मेरी बहन जूनियर हाई स्कूल में ही एक जूडो जीनियस थी, और जब मैं छोटा था तब वो मुझे पीटती थी और मैं कभी भी उससे जीत नहीं पाया। इसके बाद संगून डू विंची को जूडो की एक टेक्निक को यूज करते हुए जमीन पर पटक देता है, जिससे डू विंची भी बेहोश हो जाता है। तब संगून कहता है, और मैंने ये टेक्निक भी अपने सिस्टर से ही सीखा है। इसके बाद संगून वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके फोन पर उसकी बहन संगीन का कॉल आता है। तब संगून कॉल रिसीव करता है और पूछता है, क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? तब फोन की दूसरी तरफ से कोई कहता है, क्या तुम संगून बोल रहे हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब संगून चिल्लाकर कहता है, तू कौन और मेरी बहन कहाँ है? तब सामने वाला कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारी सिस्टर अभी जिंदा है और ठीक है। तब संगून कहता है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी उसका सर बहुत तेज दुखता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब वो किलर फोन में कहता है, मैं जो चाहता हूँ वो बहुत आसान है। मैं तुम्हें जो जगह बता रहा हूँ वहाँ आ जाओ। बेशक तुम्हें अकेले ही आना होगा, और अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम्हारी बहन हार्ट अटैक से मर जाएगी। लेकिन फोन की दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि संगून तो बेहोश हो चुका होता है। तब किलर कहता है कि अगर तुम अपनी बहन को नहीं बचाना चाहते तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तभी जैसे ही वो कॉल काटने वाला होता है, तभी दूसरी ओर से कोई कहता है, मुझे ये मिल गया, चलो अब मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैं वहाँ आ रहा हूँ। यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।